आज आप सब जो जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन आज जब विधानसभा के चुनाव हैं तो एक बार फिर हम सब ने जो कांग्रेस पार्टी है उसका असली चेहरा देखा है। कल ही राहुल गांधी जी ने अमेरिका में वो गए हुए हैं, उन्होंने एक बात कही कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। आपने स्टेटमेंट देखी होगी। उन्होंने कहा अंग्रेजी में, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज ए फेयर प्लेस एंड टुडे इंडिया इज नॉट ए फेयर प्लेस। पहली बात तो विदेशी धरती पर जाकर के बार बार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो देश को तोड़ने वाली बात, देश विरोधी बात, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और जो जहर बार बार उगलने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं उससे पता चलता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशी मंचों पर, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या दूसरे नेता हो, वो देश की सुरक्षा को खतरे में भी डालते हैं, देश की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और एक बार फिर जो ये चेहरा सामने आया है, और इसी तरीके से अतीत में भी हम देखें, जब मोदी जी ने बात संसद में कही तो उस समय नेहरू जी के संदर्भ में बात रखी थी और उसको इस तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। आज अगर कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद लंबा समय उनको मिला, करीबन 6 दशक तक, 60 साल इस देश के अंदर राज करने का मौका मिला। अगर इतनी संविधान को लागू करने वाली पार्टी होती, इतनी बाबा साहब के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी होती, अगर इतनी आरक्षण को लागू करने वाले होते, दलित हितैषी होते, तो मैं समझता हूँ कि ना तो देश के अंदर बैकलॉग होता, ना रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इस तरीके से वर्षों तक लटकाया जाता, ना बाबा साहब के जो 5 सिर जिसको अभी एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बनाने का काम किया, वो बहुत पहले बन जाते। उनको भारत रत्न भी, वो भी गैर कांग्रेसी सरकारों के दौरान मिला। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पूरा देश इस बात से आहत है, और ख़ास तौर से दलित वर्ग इस तरह की बातें, आरक्षण को ख़त्म करने वाली, दलितों के विरोध में, वो क्यों विदेशी धरती पर इस तरह की चर्चा हुई, ये देश जवाब भी इनका कांग्रेस के नेताओं से मांगेगा। और वोट की चोट के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में हरियाणा के लोग भी और देश के लोग भी, जब भी मौका मिलेगा, केवल संविधान को उठा करके, लोगों को दिखा करके, गुमराह करके वोट जो है बार बार हासिल नहीं किए जा सकते। वो उन्होंने कोशिश करी और लोगों को 400 पार का जो नारा दिया था उसके साथ जोड़ करके देश को गुमराह करने का काम किया। तो अब समय आ गया है। मैं समझता हूँ कि देश जो है वो ऐसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ते हुए फिर एक बार संविधान मजबूत हो, आरक्षण को ख़त्म करने वाली जो सोच कांग्रेस पार्टी की है उसके खिलाफ फिर खड़ा होगा, ऐसा हमें यकीन। बाकी कांग्रेस की लिस्टों का भी ये हमने पहली बार देखा कि 40 के आसपास नाम आए, 50 के आसपास अभी भी बचे हुए हैं। और जो साधारण कार्यकर्ता हैं वो तो बेचारे 10 जनपद सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। राहुल जी जो अमेरिका में है, पिछली बार जब हुआ था, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि कल ही उसकी एनिवर्सरी थी, 5 साल मुझे छोड़े हुए, और इसीलिए छोटी थी क्योंकि ऐसे ही लोग बेचारे, उनको जिस तरीके से मायूस होना पड़ता है वो आप सबने देखा, लंबा संघर्ष जिन लोगों ने किया है। पिछली बार वो कंबोडिया में था अमेरिका, अब की बार अमेरिका में, पीछे से टिक टैक इस तरीके से होती हैं।
और जो लोग हैं बड़े नेता, क्योंकि परिवारवाद हावी है वहाँ, तो 90 परिवार है, 90 सीटें हैं, मोटा मोटा फिक्स है। एक आध कोई अपवाद उसमें होता है, उसको सब मिलके वैसे खत्म करने पे लग जाते हैं। तो जो लोग नारे दे रहे थे कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी तो टिकट ही नहीं आ रही है। तो कहाँ से, इस इलाके में भी कहा था तो मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब उनके विधायक होंगे। अभी जितने सीटें अनाउंस हुई हैं, 3-4 को छोड़ करके बाकी तो एक गुट हावी है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि चाहे वो, आज मैं देख रहा था जयप्रकाश जेपी जो है सांसद हिसार से, उनके बेटे ने बिना अनाउंसमेंट के उन्होंने घोषणा कर दी। उधर रणदीप जी पार्टी के महासचिव हैं, वो अपने बेटे का नामांकन भरवाने में लगे हुए। जो पूर्व मुख्यमंत्री वो अपने समधी का भरवाने में लगे, और बाकी बेचारों को क्या है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि ऐसी ताकतें जो देश के बारे में ना सोच करके केवल अपने बारे में सोचती हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचती है, ऐसी ताकतों के खिलाफ अब तो समय बचा नहीं है। अब तो ये जिन जिन को करना था उनको करवा दिया, और बाकी जो बेचारे हैं वो इंतजार में, तो इंतजार मत करो। हमने तो लड़ाई लड़ दी। कई लोग कहते थे भाई कमजोर वकील है, अब तो वकील ऐसे हैं वो केस ही नहीं लड़ते, नकली वकील है, नकली डिग्री है, जज के सामने कोई पेश होता नहीं। तो ऐसे में कहाँ से किसका वो होगा। तो सभी साथियों से ऐसे आह्वान है जो दूसरे दलों में बैठे हैं और जिनका शोषण हो रहा है, आओ मिलकर के उस शोषण की व्यवस्था के खिलाफ लड़े। कल आखिरी दिन है नामांकन का, अगर उनका होता है तो वो बिल्कुल नामांकन भरे, और नहीं तो जो है लारा लपाई जो मीठी गोलियां देने का काम लंबे समय से होता आया है वो ज्यादा बर्दाश्त ना करें, और कम से कम देश हित में, हरियाणा के हित में एक बार फिर, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी नायब जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बने। ये सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करें, यही आज का एजेंडा। सीट से क्या भाजपा कैंडिडेट उतारेगी? अगर नहीं उतारती है तो जाति जो भाजपा इकाई है उसको करेगी कंडक्ट? देखिए, ये तो क्योंकि 2-3 सीटें बची हुई है, फैसला तो अंतिम पार्टी हाईकमान ने लेना है, आपस में चर्चा है। आज का जो मैंने बताया कि मुख्य एजेंडा विदेशी धरती पर, क्योंकि विदेशी ताकतों का सहारा लेकर के ही कांग्रेस पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा, वहीं से फंडिंग आई, वहीं से सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ, वहीं से तमाम चीजें। आज तो हम मुख्य तौर पे यही कहना चाहते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलितों के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। आरक्षण बरकरार रहेगा, चाहे विदेशी धरती पर जाकर के कोई जोर जोर से चिल्लाए, चाहे देश में चिल्लाए, और ऐसी ताकतों को सब लोग मिलकर के सबक सिखाएं। दो चीजें मेरे दो सवाल आएंगे इसमें। एक तो आपने कही कि कांग्रेस इस तरीके का षड्यंत्र रच करके, गुमराह करके लोगों को गलत ट्रैक पे ले जाने का काम करती है बीजेपी ने, लेकिन क्या मानते हैं जो जिस तरीके की नीति पीछे चली, क्या लोग गुमराह हुए जिससे कि भाजपा का ग्राफ डाउन हुआ, 400 का रास्ता था उसमें आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए? दूसरी चीज आपने कही परिवारवाद की, कांग्रेस परिवारवाद, अब ये बात पुरानी हो चुकी क्योंकि भाजपा की सीएम ट्रैक पे चल रही है, परिवारवाद वाली नीति अब शायद आप बात नहीं कहते। नहीं, देखिए, एक तो 90 की 90 विधानसभाओं में परिवार ढूंढे जाए, बाकी को मौका ना मिले, एक एकाधा कोई अपवाद में कोई कैंडिडेट आ जाए, दोनों में बहुत फर्क है। परिवारवाद कांग्रेस के डीएनए में है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है। कोई अगर काम करता है, कोई अगर सक्षम है, जीतने की परिस्थिति है, तो उनको मौका देती है। जहां तक आपने कहा कि पिछले चुनाव में क्या हुआ, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के गुमराह करने में कामयाब हुए थे। किसी ने कहा कि जी हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए वोट दे दो, किसी ने कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, किसी ने कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा, किसान के नाम पे राजनीति करने लगे। आज मैं अभी कालावाली नामांकन भरवा के आया हूँ भाई राजेंद्र दिसुजोजा जी का, हम सारे लोग थे वहाँ पर, तो सारे किसान सब पूरा मजबूत, हमारा पंजाब का बॉर्डर है, सारे सिख भाई वहाँ पर पहुँचे। तो इसलिए लोगों को ये एहसास हो गया कि उस समय जो एक नैरेटिव सेट किया गया, एक बात कही गई कि भाई ये सब लोग इस तरीके से जो है खिलाफ में काम कर रहे हैं और कांग्रेस को लेके आओ। अब लोगों को एहसास हो गया कि कांग्रेस दूर दूर तक न केंद्र में आ पाई, 99 सीटों पे अटक गई, 272 का जो फिगर है वो उनको चाहिए था।
बट आई थिंक राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की छवि को नुकसान हुआ, आप स्वीकार करते हैं? देखिए, कोशिश वो हुई और कहीं ना कहीं प्रचार कई बार हो जाता है। मैंने कहा ना, जब विदेशी ताकतें लगी हुई है, आज भी ये बातें देश में क्यों नहीं होती? आकर के एक बार राहुल जी हो चाहे दूसरे लोग आके बोले भाई हम संविधान खत्म कर रहे हैं, बोले ना यहाँ पर आकर के, विदेशी धरती पे जा करके। लेकिन आज तो पूरा दौर डिजिटल मीडिया का, तुरंत पता चल गया। हो सकता है पहले भी बोलते रहे हो विदेशों में जा करके, छवि को वो खराब करने के लिए। जो गरीब मजलूम है, दलित है, उनके अधिकार मारने के लिए पहले भी चर्चाएं होती रही। कल सिखों के बारे में भी बोल दिया, इधर दलितों के बारे में बोल दिया। राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई व्यक्ति विदेशी धरती पर जाकर के इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचता है जिससे देश की छवि को नुकसान हो, सेंटर में आपकी सरकार है, पिछले 15-10 साल बीत गया, 11वां शुरू हो गया, कोई ऐसा कानून बना करके आप इस चीज का विरोध क्यों नहीं करते? कोई ऐसी चीज क्यों नहीं बनाई जा सकती जब कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर जाके करे तो कानूनी कार्रवाई हो? देखिए, अब सारी चीजें तो कानून से मामला वो नहीं, इतना तो खुद सोचना चाहिए कि हम बाहर जब जाते हैं विदेश में तो वहाँ क्या जा करके बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हर चीज कानून के दायरे में नहीं होती। कानून तो एक लंबी प्रक्रिया है और जनता लोकतंत्र में वो जवाब देती है। और मुझे लगता है कि इस बात का जवाब हरियाणा चुनाव से, जम्मू कश्मीर के चुनाव से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भाजपा के कुछ भूतपूर्व मंत्री नाराज चल रहे हैं, जिसमें रामविलास शर्मा जी नामांकन दाखिल करने की बात कर रहे हैं, सूची में नाम नहीं था। देखिए, सारी चीज़ों का आकलन करके पार्टी टिकट देती है और ये सच्चाई है कि सबको तो टिकट नहीं मिल सकती। पार्टी ने अगर फैसला किया है, अभी तो चर्चा ही चल रही है, हो सकता है मान जाए। अभी तो विड्रॉल की डेट भी आएगी। बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ तो मजाक करते रहते थे, पहले भी आशीर्वाद भी देते रहते थे, आगे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हम सब लोगों को पूर्ण विश्वास है। कांडा जी ने आपका लोकसभा के अंदर पूर्ण समर्थन किया, लेकिन अभी आप कांडा के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, हम तो पार्टी, देखिए पार्टी का उन्होंने समर्थन किया और पार्टी भी उनके साथ चर्चा कर रही है। ये व्यक्तिगत कोई समर्थन और उसका नहीं है। हम तो पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। और जहाँ तक कांडा जी का सवाल है, हमारे भाई हैं, हमारा पूरा उनके साथ, पिछली बार तो मैंने किया ही था उनका पूरा समर्थन। और सब आपका क्या रोल रहने वाला है चुनाव में? मेरा तो सब जगह जाकर के प्रचार प्रसार करना है। 90 की 90 सीटों में जहाँ पार्टी कहेगी, जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटी लग रही है, हम ड्यूटी निभाने में लगे हुए हैं। और इसीलिए मैं सब और साथियों से भी कहूँगा कि लोकसभा चुनाव में हम कई बार छोटी मोटी बातें, मनमुटाव, वो चीज़ें होती हैं। कई बार हमें लगता है कि भाई 10 साल में हम लोगों को जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था या बढ़ाना चाहिए था, उसमें कमी हो सकती है। किसी के व्यक्तिगत कोई छोटे मोटे काम हो सकते हैं, लेकिन उसका खामियाजा हमने देख लिया। तो अब समय आ गया है कि हम सब लोग उठ करके अपनी अपनी जिम्मेदारी को डबल एनर्जी के साथ उसको निभाने का काम करें। तो नतीजे जो है, फिर तीसरी बार नायब सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व हरियाणा में। के इतिहास में ये अंकित रहा है कि 2 टर्म के बाद में, 2 टर्म मैक्सिमम रहे, उसके बाद में थर्ड बार में काफी दिक्कत परेशानी रहती है। एंटी इनकम्बेंसी इस बार आपको लेवल पे दिखाई दे रही है, पहला सवाल ये। दूसरा, 67 के बाद जो भगदड़ मची है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? कितना फायदेमंद और कितना नुकसान? देखिए, आपने पहले तो भगदड़ का कहा, मुझे नहीं लगता कि इतने उसमें कोई बहुत ज़्यादा, अब सीनियर लीडर्स हैं, सबकी इच्छा होती है और उनको मनाने का काम पार्टी अपने लेवल पे कर रही है। एक और सवाल आपने किया, एक और क्या था सवाल? एक तो एंटी इनकम्बेंसी, हाँ, एंटी इनकम्बेंसी। आपने कहा कि जी 2 के बाद, जब पहले बात होती थी, पहले कहते थे एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी की बनती है। पिछले 10 साल में बीजेपी की 2 बार बन गई। तो ये तो रवायत और नई कांग्रेस की रही। तो मैं वही कह रहा हूँ, चलो मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता था, आपने ले दिया। उनकी भी बनी 2 बार, हमारी भी 2 बार बनी, अब तीसरी बार बन जाएगी। पहले उस समय लोग ये कहते थे कि जी एक बार जिसकी बन की दोबारा नहीं आती। तो दोबारा तो अच्छे काम किए, लोगों का विश्वास जीता है, लोगों को फिर दोबारा एहसास हो गया कि भाई ये कांग्रेस के लुटेरों के पास अगर कमान चली गई तो इस हरियाणा को लूट करके खा जाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा, भाईचारे को खत्म कर देंगे, हरियाणा को जलाने और हरियाणा को बांटने वाले लोग हैं। इसलिए उनसे सावधान होकर के ही हरियाणा का जागरूक जो मतदाता है वो अपना वोट देगा
और ये भी एक ट्रेंड है। ट्रेंड की अगर हम बात करें कि जिसकी केंद्र में सरकार उसी की हरियाणा में सरकार, तो उसको मान लो और ये नया मामला चलो है। 67 सीट बहुत पहले जो है घोषित कर दी, कांग्रेस अभी तक रुकी हुई है। मानते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी हुई जिसकी वजह से बढ़कर बची। कांग्रेस शायद इसी वजह से डरी हुई है कि लेट हो गई और कल नामांकन का आखिरी तारीख शायद आज रात तक घोषित हो। देखिए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस कितनी कमजोर स्थिति में है कि अपनी लिस्ट ही जारी नहीं कर सकती। फॉर्म भरवा रहे हैं अपने अपने चहेतों के, अपने अपने परिवार के लोगों, इसलिए मैंने परिवारवाद की बात की। कोई साधारण आदमी का क्यों नहीं भरवा रहे बिना सिंबल अलॉट किए? आपने ये 3-4 लोगों के मैंने नाम बोले, आप एक भी दूसरा बताइए कोई भी एग्जाम्पल कि कोई साधारण परिवार से और उसका जाकर के किसी ने नामांकन भरवाया हो। तो ये कांग्रेस की कमजोर स्थिति को दर्शाता है, उनके कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है। और कांग्रेस ने कितनी डरी और सहमी हुई होगी कि उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम सारी की सारी जो बची हुई सीटें हैं वो अनाउंस करें। अब तो बचा क्या समय? तो मुझे लगता है कि चालबाजी, षड्यंत्र अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर भी, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी उन्होंने षड्यंत्र कर दिया। कांग्रेस के अंदर भीतरघात हमेशा देखने को मिलता है, गुटबाजी देखने को मिलती है। इस बार बीजेपी के सामने बीजेपी के लीडर जो निर्दलीय स्टार्ट होंगे, क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है? देखिए, भीतरघात नहीं कह सकते। यहाँ तो जो है थोड़ा बहुत मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव में कुछ छोटे मोटी बातें थी और वो सारी चीजें निकल गई। अब तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को मिलकर के पूरी ताकत के साथ, बल्कि और ज्यादा ताकत के साथ लगना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है किस तरीके से देश आर्थिक समृद्धि के दौर से आगे बढ़ा है, किस तरीके से उन वंचितों को जिनको कभी अधिकार नहीं मिले थे वो अधिकार उनको मिले, सरलता के साथ सारी चीजें होनी शुरू हुई। और पहले तो पूरी तरीके से पक्षपात, भेदभाव और बस मैं और मेरा परिवार, इसी पे मामला चलता था। डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस और जेजेपी आरोप लगा रही है। नहीं, आज तो मैं समझता हूँ कि विदेशी धरती का आरक्षण का, ये आरक्षण खत्म करने का जो मुद्दा है वो सबसे मेन है। बाकी तो मैंने वैसे क्योंकि टिकटों के अनाउंसमेंट का इशू था इसलिए मैंने वो एड्रेस कर दिया, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस और जेजेपी आरोप लगा रही है कि आपने सिरसा के अंदर कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं। सिरसा विधानसभा की जो 5 सीटें कमजोर जब चित करेंगे ना, जैसे अपने हरियाणवी रेसलर और सारे लोग जो है वहां पर मेडल लेके आते हैं, वैसे ही ये भी सबको चित करेंगे। देखने में जो है आपको गलतफहमी है, जिंदगी भर गाली भी ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा, तो ये बताएंगे, यही कैंडिडेट बताएंगे।